हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निमान कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारा DECE 1 एंड 2 की क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं। अब हमारी DECE 3 और 4 की क्लासेस जो हैं चल रही हैं। जो हमारी DECE 3 की यूनिट 1 to 13 है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी सारी जो वीडियोस हैं वो आपको निर्माण कैंपस के YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आपके कन्वीनियंस के लिए इस क्लास के एंड होने पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सब वीडियोस के लिंक जो हैं वो मिल जाएंगे। यूनिट 14 आज हम स्टार्ट करेंगे सम स्ट्रेटजीज इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमने मेथड्स टाइप्स देखी हैं कम्युनिकेशन की। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेशन में क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि हमने कैसे अपने आप की खुद हेल्प करने के योग्य खुद को बनाना है। उसके बाद है इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, एक अच्छी पार्टिसिपेशन को एस्टैब्लिश करना, पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना, प्रेजुडिस को और बायस को अवॉइड करना। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्किंग विद इंडिविजुअल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि वुमेन टू वुमेन और गर्ल टू गर्ल स्ट्रेटजी क्या होती है, चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी क्या होती है और चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजीज फॉर वर्किंग विद ग्रुप्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, एक ग्रुप्स के साथ काम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी है, कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, और कम्युनिटी के साथ वर्क करने के लिए हमने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। जैसे कि हमें कम्युनिटी को एजुकेट करना है और एम्पावर करना है। इसके बाद है कि हमें कम्युनिटी की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं। इसके बाद है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ पीपल टू चेंज। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। ओवरकमिंग पीपल्स रेजिस्टेंस टू चेंज। कहते कि एक इंसान जो रेजिस्ट है कि मैंने बदलना नहीं है, उससे हमें कैसे ओवरकम करना है, उस सिचुएशन से कैसे हमें बाहर निकालना है उन लोगों को। इसके बाद आपकी समरी आएगी। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं एनेबलिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। लोगों को इस लायक बनाना कि वो अपनी खुद की मदद कर सकें। जब किसी भी कम्युनिटी की हेल्थ या न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस में चेंज लाया जाता है या फिर उनकी
प्री स्कूल एजुकेशन के प्रति उनकी अप्रोच या वहाँ पर जो भी कोई वो प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं उसमें जब कोई चेंज लाया जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लोगों के जो बेसिक जो प्रिंसिपल एटीट्यूड्स होते हैं उनमें बेसिक चेंजेस जो हैं वो लाने पड़ते हैं। अब जो कई लोग के कल्चरल कोई बिलीव्स होते हैं या उनके कोई टैबूज होते हैं, है ना, वो उनको ये नई हैबिट्स अडॉप्ट करने से या कोई नए आइडियाज़ जो हैं वो अडॉप्ट करने से रोकते हैं, जिससे क्या है उनकी लाइफ की कंडीशन जो है वो बेटर नहीं हो सकती है। पर कई लोग ऐसे कल्चरल बिलीव्स और टैबूज को मानते हैं जो नई हैबिट्स और आइडियाज़ को अडॉप्ट करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो इससे क्या है उनकी जो लाइफ की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। ये भी ट्रू है। This is particularly true if people have long been apathetic, dependent on outside directives, or resistant to new ideas. कहते ये भी पर्टिकुलरली सच है अगर लोग लंबे समय से जो बाहरी कोई डायरेक्टिव्स या निर्देश होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं या नए विचारों के रेजिस्टेंट रहते हैं। कहते जो एक्सपीरियंस है काफ़ी वर्कर्स का वो ये शो करता है कि ऐसी सिचुएशंस में आप जितनी मर्जी लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट कर लो, इन्फॉर्मेशन दे दो, उससे क्या है लोग जो हैं कभी भी मोटिवेट नहीं होते हैं। जब आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो उससे क्या है लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। आपको खुद उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर हमें लोगों में ये सारी चीज़ों को डेवलप करना है। ठीक है, एक कमिटमेंट की जेन्युइन सेंस को अगर हमें उनमें डेवलप करना है या कोई नई प्रैक्टिसेस उनको अडॉप्ट करवानी है या कोई मतलब अपने लिए कोई सल्यूशंस वो खुद से फाइंड आउट कर सकें, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपने किसी के एटीट्यूड को बदलना है तो उसके लिए आपको खुद उसमें इन्वॉल्व होना होगा। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वो पार्टिसिपेटरी लर्निंग जो है, अगर देखा जाए एक्सपीरियंसेस ये शो करते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी लर्निंग होती है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। जैसे कि इसमें बोला कि अगर आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं फिर हम उनको वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या ये सल्यूशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है भी या नहीं है। कहते इस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, है ना, और एक लिसनिंग जो है ताकि लोगों की सेंसिटिव हो, इस तरह से हमें कोई मटेरियल प्रोवाइड करके उनको कन्वे करना है ताकि हम लोगों को अप्रिशिएट कर सकें कि वो कम से कम अपनी प्रॉब्लम्स को पहचान सकें। इस पिक्चर में दिखाया है
कि ये एक कम्युनिटी वर्कर हैं लेडी, और ये उनके साथ रह रही हैं उनकी कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए। कहते अगर आप एज अ प्री स्कूल वर्कर काम करते हो कहीं पर भी, तो आप एक एजेंट ऑफ चेंज होते हो। लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे लोग जो हैं वो चीज़ों के बारे में एक्चुअली फील करते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ वो किस तरह से देखते हैं। कई बार क्या होता है कि उनका अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ देखने में कोई ना कोई एरर होता है, ठीक है। हो सकता है कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में किसी और एंगल से देख रहे हों, और जो कम्युनिटी है वो उस प्रॉब्लम को किसी और एंगल से देख रही हो। अगर हम उनके बीच में रहेंगे, कम्युनिटी के बीच में, तब हम उनके एंगल से भी देखना उन चीज़ों को सीख जाएंगे। उससे क्या होगा कि हम लोगों की सिचुएशन के बारे में पूरी तरह समझ जाएंगे और उनको इस सिचुएशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है। कहते ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है आपके लिए जानना देखना कि एक बच्चा जो है वो बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है ना। क्या जहाँ वो रह रहा है उस सराउंडिंग में कोई क्लीनलीनेस की कमी है, ठीक है। या आप ये फील कर सकते हैं कि जो उस कम्युनिटी में लोग रहते हैं वो एरिया को क्लीन रखने के काबिल हो सकते हैं। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है तो हो सकता है उसके पास कोई और रीज़न हो कि क्लीनलीनेस वाली प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम को नहीं देख पाते हैं तो फिर आप कई बार उन लोगों की तरफ इरिटेट भी होना शुरू हो जाते हैं। पर अगर आप इस इशू को उनके साथ डिस्कस करने का कोई एफर्ट करते हैं तो आप उन एस्पेक्ट्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों क्रिएट हुई है। फिर उससे आप ये एक्सप्लेन करते हो कि सराउंडिंग्स जो हैं वो क्यों नहीं क्लीन है। देखने में आपको लग रहा है कि सराउंडिंग बिल्कुल क्लीन है पर फिर भी वहाँ के लोग बीमार हैं। जब आप उनके बीच में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्लीन नहीं है। जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो आपका एम क्या होता है कि उन लोगों में एक कॉन्फिडेंस और स्किल को डेवलप करना ताकि वो अपने खुद की मदद खुद कर सकें। अब लोगों को इस लायक बनाना कि वो अपनी मदद खुद कर सकें, उसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना होता है, ठीक है। फिर आप जो भी उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। फिर हमें लोगों की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है, ठीक है। और जो भी कोई प्रीजुडिस और बायसेस आ रहे हैं उसको अवॉइड करना है। प्रीजुडिस मतलब कि कोई भी पक्षपात है या कोई भी हानि हो रही है, ठीक है, उसको हमने अवॉइड करना है। या कोई भी बायसेस आ रही हैं, जैसे कोई भी मतलब ढलान आ रही है ना, उन चीज़ों को हमने, कोई ड्रूप आ रहा है किसी भी चीज़ में, उसको हमने अवॉइड करना है। कहते हैं अब इन एस्पेक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं एक बार डिटेल में। ये जो हमने 4 एस्पेक्ट्स देखे हैं, सबसे पहले है एस्टैब्लिशिंग अ गुड रिलेशनशिप। कहते कि अगर आपने उन लोगों की आप हेल्प करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा
ताकि वो जो लोग हैं वो आपको लाइक करते हों। अगर वो आपको लाइक करेंगे, आपके अच्छे रिलेशंस होंगे, फिर वो आपको ट्रस्ट भी करेंगे और वो आपके साथ बात करने में काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेंगे। फिर आप ज़्यादा इस बात में बिलीव कर सकते हैं कि आपको क्या कहना है और आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा इजी बन जाता है। आपने लोगों के साथ इतना अच्छा रिलेशन बनाना है कि लोग जो हैं वो आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकें। अगर आप उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, उनके जो बिलीव्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट करोगे और उनको ध्यान से सुनोगे कि वो आपको क्या कह रहे हैं और उनको खुद की स्ट्रेंथ डेवलप करने में, आपको एनकरेज करने में भी हेल्प मिल जाएगी अगर आप उनके साथ अपना रिलेशन जो है वो अच्छा बनाते हो। अब आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी जो अपनी खुद की पर्सनैलिटी है या आप कोई भी एक्शंस करते हो, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को कि आप किस तरह से काम करते हो और किस तरह से उनकी तरफ देखते हो और उसी तरह से वो आपके बारे में सोचते हैं। मन्नू 2 मिनट हमारी टांगे उधर कर लो, मतलब ये मैंने रखा है एक्चुअली। मैं उठ नहीं लगा। वो लोगों को वो इस तरीके को प्रभावित करते हैं कि लोग आपकी तरफ किस तरीके से देखते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है जो आपने उनके साथ बिल्ड किया हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं या आपको कोई आप मतलब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं या आपको कोई इन्फॉर्म करता है तो आपकी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपको चिंतित कर देते हैं या आपको इरिटेट कर देते हैं। मतलब ये होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी पर्सनैलिटी में जो लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। जब लोगों को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो लोग आप में ट्रस्ट करना भी शुरू नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या है, कई बार आप चिंतित और इरिटेट भी हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमने पहले लोगों को चेंज करना है तो आप अपने एफर्ट्स को, आप अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए भी एफर्ट्स करें ताकि जो क्रेडिटेबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जाए। अब इसके बाद है कि आपने कैसे एक गुड रिलेशनशिप को डेवलप करना है। कहते अगर आप लोगों के साथ एक अच्छी रेपुटेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तब आपको सबसे पहले अपने काम की तरफ देखना होगा। आप सबसे पहले उन चीज़ों को करने की कोशिश करो जिसमें लोगों का विश्वास है कि ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी और बेनिफिशियल भी होंगी। आपको लोगों को सुनना चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रति आपको अपना कंसर्न भी शो करना चाहिए और हमेशा आपको वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है ताकि आप उनकी हेल्प कर सको। जब आप कम्युनिटी के साथ काम कर रहे होते हो तब आप अपनी जॉब को लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो और अपने काम के बारे में उनको सिखा सकते हो कि मेरा ये काम है। अब जो लोगों का ग्रुप होगा, उनका ग्रुप का जो लीडर होगा, आप उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए।
ठीक है। और जो वहाँ पर सोशल वेलफेयर वर्कर्स हैं या हेल्थ वेलफेयर वर्कर्स होते हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश कीजिए। इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग जो हैं वो ये रियलाइज़ करें इन्वायरमेंट को देख के कि आप उनको ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से वो खुद अपनी हेल्प को कर सकते हैं। इससे क्या है, उनमें एक सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप होगी, है ना। उनका खुद का आत्मसम्मान उनमें आएगा और वो अपने बारे में थोड़ा बेटर फील करेंगे और अपनी भलाई के लिए आपका जो कंसर्न है उसको देख के वो अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। इससे क्या है, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने में हेल्प मिलेगी लोगों के साथ। दूसरा है हमारा एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कहते जब लोग अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एक सफलता की चाबी होती है। पार्टिसिपेशन हर स्टेप के ऊपर बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें उनको सॉल्व करने के लिए। अब पार्टिसिपेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि जो लोग हैं वो अपने डिसीजंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बन सकें। अगर आप एज अ चेंज एजेंट काम करते हो तब आप उनको सिर्फ हेल्प कर सकते हो लोगों को और गाइड कर सकते हो ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो खुद ढूंढ सकें। पर आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ले सकते हो। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर कम्युनिटी जो है वो अच्छी मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं करती है आप उनको ना तो उसके लिए कोई अच्छी मनी दोगे और ना ही कोई वेल को खूह को वहाँ पे खोदोगे, कोई कुएं को वहाँ पर खोदोगे अपने लिए। पर उसी टाइम पे क्या है कि आप लोगों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि वो जो भी कोई ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर उनको प्रोक्योर कर सकें ताकि उनको अच्छी पानी की सप्लाई मिल सके। जैसे कि मैन पावर के उसमें बोल सकते हैं हम मनी के रूप में या और कोई रिसोर्सेज जिससे कि जो कुआं होता है उसको डिग किया जा सके अच्छे से या फिर पानी की सप्लाई के और सोर्स को वहाँ पर लाया जा सके, प्रोक्योर किया जा सके। इन द कोर्स ऑफ वर्क, काम के दौरान आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जब आपकी एनकरेजमेंट लोगों की तरफ उनको मदद करने की जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी ताकि उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। मतलब आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी एज अ चेंज एजेंट कि आप लोगों को एनकरेज कर सकें कि वो अपने आप को खुद हेल्प करें
ताकि वो अपनी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, है ना। सारी स्टेजेस को प्रॉब्लम की जितनी भी स्टेजेस होती हैं सॉल्व करने की, उन सब में लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। वो क्यों ज़रूरी होती है? ताकि डिस्कशन को किया जा सके। सबसे पहले क्या है? पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में पार्टिसिपेट करना। कहते हैं कि अगर आप कम्युनिटी को ये बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं और उनके लिए रीजंस को भी एनालाइज कर सकते हैं, पर फिर भी जो कंसर्न्ड पीपल होते हैं वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, पर वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसकी बजाय आपकी जो स्टेटमेंट है, जो हमने ऊपर बोली थी कि कई बार लोगों को आप ये बोल देते हैं कि मुझे पता है आपकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो लोगों को काफ़ी गुस्सा दिलाती हैं। अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि आप उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को गुस्सा दिलाती हैं। अब बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आप लोगों को इस बात के लिए एनकरेज कीजिए कि उनकी प्रॉब्लम्स को वो खुद आइडेंटिफाई करें और इंटरेस्ट शो करें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इससे क्या है, जब आप इंटरेस्ट शो करेंगे लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तब आप एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करेंगे और
इससे क्या है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा। फर्स्ट था हमारा पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, दूसरा है पार्टिसिपेशन इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस। कहते आपकी स्टेटमेंट कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सल्यूशन जानता हूँ, ऐसे बोलना ये एक आपकी दूसरी गलती है। कहते हाँ ऑफ कोर्स आप सजेशंस दे सकते हैं, बट सबसे पहले आइडिया जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो लोगों की तरफ से ही आना चाहिए। आप एक फैसिलिटेटर बन सकते हैं, जैसे लोग आपको कई सॉल्यूशंस बताते हैं प्रॉब्लम के, तो उसमें आप एक फैसिलिटेटर बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि लोग जो भी कोई सॉल्यूशंस बताएंगे आप उनको हेल्प करें ताकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन इन एक्शन। कहते दूसरी कॉमन मिस्टेक एज अ कम्युनिटी वर्कर, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो भी कुछ ज़रूरत होगी वो मैं करूँगा। याद रखना कि लोग जो हैं वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को खुद टैकल करना पसंद करते हैं। अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो लोग जो हैं वो एक दर्शक की तरह ही रह जाते हैं, जैसे कि स्पेक्टेटर्स दर्शक की तरह ही रह जाते हैं। वो बिल्कुल भी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं आपको, कि आपको ब्लेम भी कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ गलत होती है। अब एक स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह आप हमेशा ही चीज़ों को बेटर कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं, पर अगर आप अकेले करेंगे उस बात को तो लोग उसमें दर्शक ही बन के रह जाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ गलत होता है तो वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे और आपको गलत भी ठहराएंगे। अगर आप लोगों को खुद उसमें इन्वॉल्व करते हो तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस है वो भी शेयर हो जाती है और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं आपके एफर्ट्स को जो भी आपने उसमें पुट इन किए, और ये भी महसूस करते हैं कि कोई ना कोई चेंज उसमें आया है जो कि आपने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद है हमारा फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन। इससे पहले था हमारा एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन, सबसे पहले था हमारा इस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप, दूसरा था हमारा एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, तीसरा है हमारा फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन। कहते कि लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना होगा।
सबसे पहले है आपका ग्रुप कंसेंसस। ग्रुप कंसेंसस मतलब समूह सर्वसम्मति, ठीक है ना। जब मतलब ग्रुप ने, सबने, पूरे ने अप्रूवल दे दिया। सबसे पहली बात कि जो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं या ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, वो बहुत ही यूज़फुल मेथड होता है अगर हमने किसी की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। कहते कि ये फॉर्मल भी हो सकती हैं नेचर में। इसमें क्या होता है, फॉर्मल में जो मैटर्स होते हैं, कोई भी जो बात होती है वो लीडर के साथ डिस्कस की जाती है। और ये इनफॉर्मल भी हो सकती हैं, मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप्स में या इंडिविजुअल्स के साथ आप फ्रेंडली डिस्कशन भी कर सकते हैं। कहते जब भी पॉसिबल है आपको ट्राई करना चाहिए और सारे लोगों को आपको इशू के बारे में जो है सर्वसम्मति के लिए लेके आना चाहिए ग्रुप के सामने। इससे क्या है, आपको मदद मिलेगी ताकि ये पता चल सके कि लोगों की पार्टिसिपेशन और कमिटमेंट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इथोस। दूसरी चीज क्या है, कहते ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना कल्चरल इथोस को। कल्चरल इथोस मतलब जो कल्चरल लोकाचार होता है या संस्कृत लोकाचार जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है। कहते कई कम्युनिटीज़ में क्या होता है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि जब कोई पब्लिक की मीटिंग चल रही है या कोई कॉमन डिस्कशन चल रही है बहुत सारे लोगों के बीच में, अगर वहाँ पर यंग लोग बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं और यंग लोग भी बैठे हैं, तो बड़ों की प्रेजेंस में जो यंग लोग हैं उनके ओपिनियंस को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इस केस में क्या है, आपको डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सेपरेट मीटिंग्स को एंगेज करने की ज़रूरत है। जैसे यंग लोगों की अलग कर लीजिए और एल्डर्स की अलग कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक कॉमन जो सल्यूशन है प्रॉब्लम का वो आपके सामने आ सके, जहाँ पर सोसाइटी के सारे सेगमेंट्स मिलते हों, डिस्कस होते हों और एक्शंस को प्लान किया जाता हो। इसके बाद है एनकरेजिंग द लोकल लीडरशिप। कहते अब तीसरा है ये एनकरेजिंग द लोकल लीडरशिप। फैसिलिटेट, ये ग्रुप सेंसेस थे फर्स्ट, दूसरा था हमारा कल्चरल इथो, तीसरा हमारा आ गया एनकरेजिंग लोकल लीडरशिप। कहते कि कम्युनिटी में ही, जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं उसी कम्युनिटी में ही हमें जो लीडरशिप है उसको एनकरेज करना है।
वो प्रॉब्लम्स जो कि नेचर में कॉमन होती हैं, आपको एक ग्रुप की फॉर्मेशन को लीड करना चाहिए जो कि कम्युनिटी के सारे सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। इससे क्या है कि आपको कोई भी इशू है, आप उसको सारे एंगल से उसकी डिस्कशन में मदद भी करेंगे और हर किसी के इंटरेस्ट को फोकस में भी रखेंगे। इससे क्या होगा कि सॉल्यूशंस को डेवलप करने में भी मदद मिलेगी और कोई एक्शन प्लान्स हैं उनको भी डेवलप करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो कोई भी एक्शन है वो अपने आप से कभी भी नहीं होता है। आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप लोगों को एनकरेज कीजिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें। कहते कि अगर एक बार आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन प्लान को प्रैक्टिस में आप ले आए और वो प्लान जो है वो उसने प्रोग्रेस भी करना शुरू कर दिया, तो आपका जो रोल है एज अ ग्रुप फैसिलिटेटर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। आपको लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी ताकि आप उनके किसी भी इशू को लेके या किसी भी चीज़ को लेके उनकी सक्सेस को एनालाइज कर सको और उनके फेलियर को एनालाइज कर सको जो कि बाद में वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सके। जब आप जब आप लोगों के साथ प्रोसेस को डिस्कस करते हो तो उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने में मदद मिलती है। अगर लोग जो हैं वो अपने आप से if the people themselves are able to assess why the action plan succeeded or failed, कहते कि अगर लोग खुद ये असेस करने में सक्षम है कि जो एक्शन प्लान है वो सफल है या फेल क्यों है, तो वो अगली बार से इफ़ेक्टिवली और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसको ऑर्गेनाइज करने के योग्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडिंग प्रीजुडिसेस एंड बायस। कहते कि सारे लोग जो हैं उनके कोई ना कोई पक्षपात होते ही होते हैं या उनकी पहले की कोई ना कोई धारणा होती ही होती है। अगर आपने एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनना है तो सबसे पहले आपको लोगों के पूर्व धारणा के बारे में आपको अपनी प्रीजुडिस और एटीट्यूड के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। पर दिखने में ऐसे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप अपने खुद के जो पूर्व धारणा है आपकी उसको कभी भी ये अलाउ नहीं करते हैं ताकि वो आपके खुद के बिहेवियर को प्रभावित कर सके। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन के गेस्चर्स को पसंद करते हो या अप्रिशिएट करते हो या फिर
कोई ऐसा पर्सन जो आपके एरिया में हो। आपकी खुद की लाइक्स के अलावा आप सारे पर्सन्स को एक डेवलपमेंटल वर्क में इन्वॉल्व करना चाहते हो, या फिर कुछ पीपल जो हैं वो काफ़ी हर्ट फील करते हैं या अलग थलग फील करते हैं, यानी कि एलिनेटेड फील करते हैं। Bias will lessen your credibility and affect the trust and relationship you have built up with the community. कहते जो बायस है यानी कि जो पक्षपात होता है वो आपकी क्रेडिबिलिटी को सबक देगा, और जो कम्युनिटी के बीच में आपने रिलेशन बनाया होगा या ट्रस्ट बनाया होगा वो उसको भी अफेक्ट ज़रूर करेगा। अभी जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये बहुत ही जर्नल पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब आप कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए जब आप इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं या स्मॉल ग्रुप्स के साथ काम करते हैं या फिर कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। एक्सरसाइज 1 है ये आपकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वर्किंग विद इंडिविजुअल्स। जब आप किसी भी इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं तो उससे क्या है, आप कौन सा मेथड जो है कम्युनिकेशन का अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे फेस टू फेस स्ट्रेटजी जा रही है या 1-to-1 स्ट्रेटजी जो है कम्युनिकेशन की वो यहाँ पे चल रही है। कहते कि वो आप भी हो सकते हैं या कोई पर्सन भी हो सकता है जिनको आप ट्रेन करेंगे, जो कि इंडिविजुअल के साथ या कम्युनिटी में किसी भी इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं। 1-to-1 स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन में यूज़ करने के पीछे क्या आइडिया है कि इंडिविजुअल्स जो कम्युनिकेट करते हैं वो अपनी नॉलेज को पास ऑन करते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं कम्युनिटी में दूसरे लोगों के पास। इससे क्या होता है, स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। स्नोबॉलिंग इफेक्ट मतलब कि एक स्लो, बहुत ही धीरे और एक स्टेडी यानी कि एक नियमित या स्थिर जिसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन का आउटफ्लो। ठीक है ना। स्टेडी और स्लो होता है मतलब बहुत धीरे होता है और नियमित होता है, बट इंफॉर्मेशन का आउटफ्लो सिस्टमेटिक होता है। जब आप इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं तब आपको कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज़ को इंक्लूड करना होगा, जैसे कि वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी या पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटजी या गर्ल टू गर्ल स्ट्रेटजी या चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी जो है, या चाइल्ड टू पेरेंट और फैमिली स्ट्रेटजी जो है उसको आपको इंक्लूड करना होगा।
जितनी भी ऊपर स्ट्रेटजीज को मेंशन किया गया है उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। वो क्या है कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में नॉलेज, स्किल और कॉन्फिडेंस शेयर करना। चाहे वो वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी है, चाहे वो गर्ल टू गर्ल स्ट्रेटजी है, चाइल्ड टू चाइल्ड है या चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रेटजी है, कुछ भी है, आपको इसमें नॉलेज शेयर करते हैं, स्किल्स शेयर करते हैं या फिर कॉन्फिडेंस शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वमेन टू वमेन और गर्ल टू गर्ल स्ट्रेटजी। कौन से प्रेमिसेस के ऊपर होता है? देखिए, ये एक वमेन जो है यहाँ पर वो दूसरी औरत से बात कर रही है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? कहते जो वमेन और गर्ल्स होते हैं वही फैमिली के मेन केयर टेकर होते हैं और यही जो सेल्फ रिलायंस होती है ये घर पर ही शुरू हो जाती है। मतलब ये जो आत्मनिर्भरता होती है ये घर पर ही शुरू हो जाती है। बच्चों में सही एटीट्यूड और वैल्यूज़ को डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल वमेन्स और गर्ल्स का ही होता है। वमेन और गर्ल्स के लिए कन्विंस करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में सबसे ऊपर फैमिली की वेलबींग होती है या सिबलिंग्स की वेलबींग होती है। जो भी कुछ आप कहेंगे वो लेडीज़ जल्दी से इसको प्रैक्टिस में लाएंगी जब वो एक बार आपकी बात से कन्विंस हो गई हैं। वमेन और गर्ल्स जो होती हैं वो ट्रेडिशनली हम उनको मोर फ्रेंडली कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली वो ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं और आसपास के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हैं। इसीलिए जो अच्छे वर्ड्स होते हैं वो आसानी से स्प्रेड भी हो जाते हैं। अब जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो उनमें डेवलप भी हो सकती हैं जब आप किसी और वमेन्स को और यंग गर्ल्स को मोटिवेट करेंगे। अब आप किसी लेडी को कुछ बता रहे हैं, है ना, वो एक लीडरशिप क्वालिटी है उसमें। तो अगर कोई लीडरशिप क्वालिटी वाली लेडी होती है तो वो दूसरी औरतों को या यंग गर्ल्स को बताती है चीज़ों को, तो वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी जो है यूटिलाइज करेगी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। The steps in the process of women to women and girl to girl strategy। इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व है वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी में और गर्ल टू गर्ल स्ट्रेटजी में? सबसे पहले है कि हमें ऐसी औरतों और लड़कियों को ढूंढना है जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें जो मैसेज उनको इम्पार्ट करना है वो डिसाइड करना है कि कौन सा मैसेज हमने देना है और फिर उसी मैसेज के ऊपर बेसिस पे हमें मेथड सेलेक्ट करना है कि उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है जो कि अप्रोप्रिएट मेथड हो। हर मैसेज को इम्पार्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, कहते कि एक मैसेज है, कौन सा, कि प्री स्कूल एजुकेशन की क्या इम्पॉर्टेंट है या फिर नॉन फॉर्मल टीचिंग के क्या एडवांटेजेस हैं।
डायरिया को कैसे मैनेज किया जाए या बच्चों की इम्यूनाइजेशन कैसे करवाई जाए। ये सारे मैसेजेस जो हैं वो हो सकते हैं। अब इनको आपको इम्पार्ट करने के लिए लोगों में मेथड सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा इन मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब हमें वमेन टू वमेन और गर्ल टू गर्ल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है लोगों तक मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे आपने जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वमेन में, आपने उनको मैसेज पहुंचा दिया, ठीक है, कोई भी मेथड को यूज़ करके। फिर अब वमेन टू वमेन या गर्ल टू गर्ल स्ट्रेटजी में क्या होगा कि जो लीडरशिप वाली वमेन्स होंगी वो वर्ड्स के थ्रू, अपने मुंह के थ्रू वर्ड्स को यूज़ करके मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगी। जब औरतें और लड़कियां जो हैं वो दूसरों के साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हैं, तब आपको यहाँ पर ये फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है कि एक औरत जो कि बिल्कुल कन्विंस्ड है इस बात के लिए कि ओरल रिहाइड्रेशन जो थेरेपी होती है उसके क्या फ़ायदे हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अब उसने ये भी सीख लिया है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को कैसे बनाना है। अब वो दूसरी मदर्स को पक्का कन्विंस कर लेगी कि अपने बच्चों को ORS सॉल्यूशन दो जब आपके बच्चे डायरिया से सफ़र करते हैं। ये है, जैसे कि ये न्यूट्रिशन एजुकेटर है, ये 3 की वमेंस को जो लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली थी उनको इन्होंने मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इन्होंने आगे वर्ड्स के थ्रू मैसेज और औरतों को ट्रांसफ़र कर दिया जिनको की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है हमारा काउंसलिंग इंडिविजुअल्स। कहते कि जब आप इंडिविजुअल्स के साथ काम कर रही हैं एक स्ट्रेटजी में, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं, चाहे वो यंग बच्चे हैं, एक बेसिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? वो कम्युनिकेशन की एक इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म होती है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, स्किल्स को और तेज किया जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब जो भी कोई लर्निंग है उसको हम कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो लर्निंग यहाँ पर हो रही है वो फोर्स नहीं होती है, पर लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके हम लर्निंग को एक्वायर कर सकते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने ऊपर डायरिया की ही बात की थी, कोई भी सल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के, वो औरतें या यंग गर्ल्स जो होती हैं वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं। फिर हमें उनको खुद ये डिसाइड करने के लिए एनकरेज करना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि प्रॉब्लम के सल्यूशन क्या हैं और फिर वो अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर उसको एप्लीकेबल करें। अब जो काउंसलिंग है एक बहुत ही फ्रीक्वेंट अप्रोच है, कॉन्टीन्यूस अप्रोच है जो कि यूज़ की जाती है फैमिलीज़ या इंडिविजुअल्स को काउंसल करने के लिए। काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है, आपको लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है और उनको एनकरेज करना होता है इस तरीके से कि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनमें योग्यता आ सके और उस योग्यता के ऊपर ही वो कॉन्फिडेंस को गेन कर सकें। काउंसलिंग के थ्रू क्या है कि आप किसी भी एक इंसान को ये सोचने के लिए एनकरेज कर सकते हो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें
फिर उनकी प्रॉब्लम्स के पीछे के सबसे बड़े कारण क्या हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुआ है, इसके नतीजे के स्वरूप क्या होता है। ये उम्मीद की जाती है कि लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। एक सक्सेसफुल काउंसलर बनने के लिए आपको आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। स्किल्स जो हैं वो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। काउंसलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तभी ज़्यादा बढ़ेंगी जब आप कोई भी फैमिलीज़ के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ काम करेंगे, स्पेशली उन फैमिलीज़ और इंडिविजुअल्स के साथ जिनके बच्चे प्री स्कूल सेंटर में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप प्री स्कूल सेंटर में भी उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर उनको काउंसल कर सकते हो, या आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके लोगों के घरों में विजिट करके भी उनको काउंसल कर सकते हो। काउंसलिंग जो है वो लोगों को ये समझने में मदद करती है कि आप खुद के अपने एफर्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों की स्कूल की अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपका जो एक रोल है एज ए काउंसलर वो है कि इंडिविजुअल्स को गाइड करना, हालांकि जो डिसीजंस होते हैं वो एसेंशियली तरीके से उन इंडिविजुअल्स के ही होंगे। अब काउंसलिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमें एक इंसान को इस लायक बनाना कि वो खुद ही ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सके, ठीक है, और एक को चूज कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके व्यूज़ को फोर्स करते हो। आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो एडवाइस है वो रीज़नेबल है। हो सकता है कि जो कोई पर्सन एडवाइस को रिसीव कर रहा है उसके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली ये अप्रोप्रिएट ना हो। एक अप्रोप्रिएट सल्यूशन वो भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी खुद की थिंकिंग को ही इवॉल्व करे, उसमें खुद के आपके द्वारा गाइड किया गया हो और सक्सेसफुल रिजल्ट्स को फॉलो कर सकता हो। बट अगर आप लोगों को आपकी खुद की एडवाइस को फॉलो करने के लिए फोर्स करेंगे तो कई और प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं। जैसे कि अभी हम कई एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं कि एक मदर है जो एक बहुत बड़ी फैमिली में रहती है, उसके बच्चे जो हैं प्री स्कूल सेंटर अटेंड करते हैं। जो प्री स्कूल वर्कर हैं उन्होंने ये देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर स्कूल में गंदे ही आते हैं। वर्कर ने उनकी मदर से बात की और बार बार उनको एडवाइस किया कि बच्चों को नहला के आप स्कूल भेजो। उनकी मदर को ये भी बताया गया
कि अदरवाइज़ अगर बच्चे नहा के स्कूल नहीं आएंगे तो उनको पनिश किया जाएगा अगर वो गंदे ही स्कूल में आएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि मदर ने स्कूल से ही अपने बच्चों को बाहर निकलवा लिया। इसकी बजाय अगर प्री स्कूल वर्कर मदर को काउंसल करता कि बच्चों को साफ रखने की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो अपने टाइम को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है, तो मदर उस ऑप्शंस के ऊपर एक्ट करती जो एक प्री स्कूल वर्कर ने एडवाइस किए थे। हो सकता है कि वो अगर हम उसको काउंसल करते तो वो अपने फैमिली के घर के काम और बच्चों को कोप अप करके बच्चों को भी मैनेज करती। इसके बाद है हमारा हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव काउंसलर। सबसे पहला है रैपो बिल्डिंग। जिन लोगों के साथ आपने काम करना है, ठीक है, सबसे पहले आप उन लोगों के प्रति उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनके प्रति अपनी केयर दिखाएं, अपना कंसर्न दिखाएं। इससे क्या है, आपको एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। लोग आप में ट्रस्ट देखेंगे और उनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। दूसरा है हमारा हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स। हमें लोगों को मदद करनी है कि वो अपनी ज़रूरतों को आइडेंटिफाई कर सकें। हमें लोगों को मदद करनी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से आइडेंटिफाई करें और उनके कारण क्या हैं प्रॉब्लम्स के, इसको भी वो खुद ही देखें। कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार एक इंसान ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया तो हम उसको नेचुरली ही मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी को डेवलप करना। कहते कि आप एक परिवर्तन के एजेंट, चेंज के एजेंट के तौर पर लोगों की फीलिंग्स के लिए आपको एक सहानुभूति डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि एम्पैथाइज यानी कि सहानुभूति, सिंपैथाइज होने के योग्य का मतलब है कि एक इंसान की जो इमोशंस हैं उसको रिस्पॉन्ड करना। कैसे? ये फील करना कि मेरी भी ऐसी ही इमोशंस हैं जैसे कि आपकी इमोशंस हैं। जो एम्पैथी है यानी कि जो सहानुभूति है वो आपको लोगों के नज़दीक लेके आती है, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस का प्रतीक होती है। इसके बाद है एनकरेज पार्टिसिपेशन। कहते कि एज ए काउंसलर अगर आप लोगों को आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी कर लेते हैं तो ये दोहरे परिणाम भी हो सकते हैं। अगर एडवाइस जो है मदद नहीं करती है तो लोग आपको ब्लेम करेंगे। अगर एडवाइस आपकी अच्छी है तो लोग टोटली बिल्कुल ही आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। दोनों सिचुएशंस ही जो हैं वो डिज़ायरेबल नहीं होती हैं।
इसकी बजाय आप लोगों को प्रॉब्लम के कोई पॉसिबल सल्यूशंस या ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं और उनको खुद डिसाइड करने दीजिए, सल्यूशन को चूज़ करने दीजिए कि सिचुएशन के लिए सही इस टाइम पर क्या है। उसके बाद है हमारा रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी। कहते जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तब आपको उनकी प्रॉब्लम्स को अपने पास रख के इंटरचेंज करना चाहिए। हर कोई इंसान किसी से शेयर मत करो, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। इसीलिए आप उनकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ अपने तक ही रखो, क्योंकि हर इंसान को प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसा जो एटीट्यूड है वो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करेगा। आपका जो लोगों के प्रति आपका जो फेथ है वो बढ़ जाएगा। ये है आपकी एक्सरसाइज 2। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।